नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है धर्म परिवर्तित दलितों को आरक्षण मिलने के कॉन्टेक्स्ट में। क्लियर? आजकल यह विषय चर्चा में बना हुआ है। क्यों चर्चा में बना हुआ है? क्योंकि सरकार ने एक पैनल का गठन किया है, एक आयोग गठित किया है इस संदर्भ में कि ये जो धर्म परिवर्तित दलित है ना, क्या इनको आरक्षण मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए और उससे जुड़ा हुआ जो इशू है वह क्या है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में आज हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं। डिस्कशन की शुरुआत में ही मैं आपको यहाँ पर संकेतित कर देना चाहूँगा कि IAS के मेंस सिलेबस में जो GS का पेपर 1 है और जो पेपर 2 है उसमें दोनों ही स्तरों पर आज की यह चर्चा आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। पहला तो ये, क्योंकि यह जो है भारतीय समाज से जो मुद्दा एक जुड़ा हुआ है दलित के कंटेक्स्ट में, दलित के आरक्षण या फिर दलित के कंटेक्स्ट में जो उनकी वस्तु स्थिति रही है उस संदर्भ में यह जो चर्चा है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। और साथ ही जो इसका दूसरा पक्ष है संवैधानिक पक्ष, उस संदर्भ में भी आपके लिए यह चर्चा महत्वपूर्ण हो सकती है। क्लियर? यहाँ तक आप समझिए कि यह जो डिस्कशन है यह डिस्कशन दोनों ही प्रश्न पत्रों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो यह मुद्दा है यह मुद्दा दरअसल है क्या और इससे जुड़े हुए जो आयाम हैं वो आयाम क्या कुछ कहते हैं। देखो, यहाँ पर पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी कि एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं श्री KG बालाकृष्णन, इन्हीं की अध्यक्षता में इस आयोग का, इस पैनल का गठन किया गया है। ठीक है, KG बालाकृष्णन भारतीय मानवाधिकार आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर यह जो अध्यक्षता की गई है यह अध्यक्षता इनके द्वारा की गई है और इनके साथ में 2 अन्य व्यक्ति हैं, है ना। यानी कि 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर KG बालाकृष्णन है और दूसरे नंबर पर जो हैं वो हैं श्री रविंद्र कुमार जैन, जो कि एक एक्स IAS ऑफिसर है, यानी कि सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है। ठीक है। और तीसरी जो सदस्य हैं वो है सुषमा यादव, जो कि UGC में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हैं। ठीक है। तो ये 3 सदस्यीय जो आयोग है इसका गठन किया गया है भारत सरकार के द्वारा और इसमें ये चीजें आपको समझनी है कि आखिर इस आयोग का जो गठन किया गया है इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है। इस बात की जांच करेगा यह आयोग कि क्या धर्म परिवर्तित दलितों को आरक्षण का लाभ मिल सकता है। धर्म परिवर्तित दलित, अब यहां पर यह समझो दोस्तों कि धर्म परिवर्तित दलित का मतलब क्या हुआ। देखो, यहां पर मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि में मैं आपको ले चलना चाहूंगा ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सके, आपके सामने पिक्चर क्लियर हो सके। देखिए, यहाँ पर एक चीज तो स्पष्ट है कि जो दलित है ना, जो डिप्रेस्ड क्लासेज हैं, वंचित वर्ग है या फिर दलित वर्ग है, यह सामान्य तौर पर जो भारत में वर्ण व्यवस्था की स्थिति रही, भारत के इतिहास में जो वर्ण व्यवस्था की स्थिति रही उसमें जो है इनको किस रूप में देखा गया, तो दलित या फिर कहें अछूत के तौर पर पहचाना गया, जाना गया। बाद में महात्मा गांधी ने इन्हें हरिजन की भी संज्ञा दी, हरिजन के तौर पर इन्हें पुकारा गया। ठीक है। लेकिन भारत में जिस तरीके से हिंदू धर्म में इन लोगों के साथ भेदभाव की स्थिति देखी गई, इनको भारत की आज़ादी के बाद इनको हर स्तर पर सुरक्षा मिले, हर स्तर पर इनको वरीयता दी जाए, इनको कुछ लाभ दिया जाए, इस संदर्भ में आरक्षण की व्यवस्था या फिर कहें रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। ठीक है, ताकि इनको जो वंचना का शिकार होना पड़ा है लंबे समय से, भारत के इतिहास में इनको हर स्तर पर वंचन का शिकार होना पड़ा है, उस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इन्हें कुछ वरीयता दी जाए, इन्हें कुछ प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, तो इसी के मद्देनजर रखते हुए भारतीय संविधान में इससे संदर्भित कुछ उपाय, कुछ विकल्प अपनाए गए।
क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। यानी कि भारत में जो हिंदू धर्म के अंतर्गत अछूत की स्थिति बनी थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए यहां पर दलित की संज्ञा दी जाती है। अब चूंकि दलित के संदर्भ में एक जो नया टर्म यहां पर आप देख रहे हैं, धर्म परिवर्तित दलित, यानी कि जो पहले हिंदू धर्म में दलित थे, उन्होंने किन्हीं कारणोंवश वे अपना धर्म चेंज किए। कोई ईसाई धर्म में चले गए, कोई मुस्लिम धर्म में चले गए। ठीक है, इस तरीके से जो धर्म परिवर्तित दलित हैं, तो क्या जो ये दलित हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, क्या उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल सकता है? क्या इन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए कई स्तरों पर जो है एक कहा जा सकता है कि वाद विवाद की स्थिति भी बनी है। और इसी वाद विवाद की स्थिति को समेटने के लिए, समाप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इस आयोग का गठन किया गया है, ताकि भारत सरकार के माध्यम से जब यह स्पष्ट हो जाएगा, इस आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट भारत सरकार को मिलेगी, तब भारत सरकार जो है उसमें कोई नया काम कर सकती है, कुछ अपने स्तर पर कदम उठा सकती है। क्लियर, ये चीजें यहां तक आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। वर्तमान में हिंदू धर्म सहित केवल 3 धर्मों के दलितों को ही आरक्षण का लाभ मिला हुआ है। ठीक है, यहां पर यह समझिएगा कि इस संदर्भ में संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 अपने आप में एक महत्वपूर्ण आदेश के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है, यहां पर यह समझिए कि जो ये 3 धर्म हैं, ये 3 धर्म, एक तो हिंदू धर्म है ही, दूसरा एक बौद्ध धर्म है, और तीसरा एक सिख धर्म है ना, सिख धर्म। यानी कि टोटल 3 धर्म, यानी कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हिंदू धर्म है, इसको सबसे पहले जो है इसके अंतर्गत रखा गया, यानी कि हिंदू धर्म के अंतर्गत जो भी अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सबसे पहले तो यही कहा गया था, लेकिन उसके बाद में इसमें कुछ संशोधन किए गए और इस आदेश के अंतर्गत फिर बौद्ध धर्म और सिख धर्म के अंतर्गत भी जो दलित आते हैं, उनको भी इसके अंतर्गत रखा गया। यानी कि इन धर्मों के अंतर्गत भी जो दलित हैं, उन्हें भी आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। क्लियर, यहां तक बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब आगे क्या है, आगे की स्थिति को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। सर्वोच्च न्यायालय में एनसीडीसी सहित कई संस्थाओं ने इस मामले पर याचिका दायर कर रखी है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर दलित क्रिश्चियन, एनसीडीसी यहां पर क्या हुआ, नेशनल कमीशन फॉर दलित क्रिश्चियन, यानी कि दलित ईसाइयों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, उसने भी इस संदर्भ में याचिका दायर कर रखी है। ठीक है, और केवल इसी ने नहीं, बल्कि और भी कई ऐसी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही दायर हैं, और उनका यह कहना है कि जो भी धर्म परिवर्तित दलित हैं, उन्हें भी आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए, उन्हें भी अनुसूचित जाति में शामिल करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मेन मुद्दा यही है। आरक्षण का लाभ तो दूसरा पक्ष है, पहला पक्ष तो यही है कि इनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा ही नहीं दिया जा रहा है। कारण इसका यह बताया जा रहा है कि भाई ये तो हिंदू धर्म में या फिर बौद्ध धर्म में या फिर सिख धर्म में है ही नहीं, तो इन्हें अनुसूचित जाति कैसे हम मानेंगे, है ना। और इसी को लेकर के जो है तनाव की स्थिति पनपी है, और इसी के आधार पर, इसी तनाव के कंटेक्स्ट में यह आयोग गठित किया गया है। यहाँ पर देखो एक चीज यहाँ पर आप समझ लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जिस अनुसूचित जाति के संदर्भ में हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, है ना, अनुसूचित जाति। ठीक है, ये जो अनुसूचित जाति है, यह दरअसल कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है। अभी तो मैंने पहले खंड में जो चर्चा की, उसमें तो ये मैंने आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश की कि हिंदू धर्म में जो दलित है, जो
एक लंबे समय से शोषित, दमित और पिछड़े थे, वंचित थे, हर स्तर पर वंचित थे, उनको दलित की संज्ञा दी गई, उनको हरिजन कहा गया और बाद में जो है उनके कंटेक्स्ट में, उनको वरीयता देने के कंटेक्स्ट में कुछ प्रावधान किए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बात आती है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एक विशेष टर्म है, विशेष शब्द है, यह कहाँ से इवॉल्व हुआ, है ना। इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले 1927 में जब साइमन कमीशन, है ना, भारत में जो साइमन कमीशन आया था, उसने सबसे पहले इस शब्द के बारे में बताया था, अनुसूचित जाति, है ना। यानी कि ये जो दलित वंचित वर्ग के लोग थे, इनको अनुसूचित जाति के अंतर्गत उसने रखने की बात कही। ठीक है, सबसे पहले इसी के अंतर्गत यह शब्द आया था और इस लिहाज से यहाँ पर इसकी चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद वर्ष 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम, उस अधिनियम में भी अनुसूचित जाति को जो है यहाँ पर शब्द के तौर पर शामिल किया गया, इस अधिनियम के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, अनुसूचित जाति के संदर्भ में चर्चा की गई और इसी को आगे कंटिन्यू किया गया। आपको पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में जो सबसे अधिक प्रभाव है वह इसी अधिनियम का है। 1935 के भारत शासन अधिनियम का ही सबसे अधिक प्रभाव है और इसमें जब अनुसूचित जाति को शामिल किया गया तो इसी को कंटिन्यूटी मिली, इसी को सातत्यता मिली भारत के संविधान में। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 341 में, है ना, अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति के संदर्भ में चर्चा की गई है कि जो भारत के राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति या फिर उस जाति, नस्ल या जनजाति के किसी हिस्से को या फिर किसी समूह को अनुसूचित जाति का दर्जा दे सकते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल के परामर्श से या फिर संघ शासित क्षेत्र में जो भी ऐसे लोग हैं उनके कंटेक्स्ट में राष्ट्रपति महोदय जो है अनुसूचित जाति का दर्जा उन्हें दे सकते हैं। ये बात किस में कही गई है, तो अनुच्छेद 341 में कही गई है। ठीक है, यहां तक बात आप समझ गए कि भाई अनुसूचित जाति के संदर्भ में जो यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यह कैसे कैसे यहाँ इवॉल्व हुआ है। तो इसके बारे में अनुच्छेद 341 में वर्णित है। राष्ट्रपति महोदय इसके संदर्भ में यह स्पष्ट कर सकते हैं कि किसी भी राज्य या फिर संघ शासित प्रदेश में कौन सी जाति या फिर कौन सी जनजाति या फिर कौन से नस्ल को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है ना, राज्य के कंटेक्स्ट में वो राज्यपाल महोदय से परामर्श लेते हैं। ये सारी बातें इसमें अनुच्छेद 341 में वर्णित है। ठीक है, यहां तक बात आप समझ गए। अब फिर से बात यहां पर आ जाती है कि जो क्रिश्चियन के जो संदर्भित जो आयोग हैं, दलित क्रिश्चियन से संबंधित जो आयोग है, इसने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है और हाल के समय में जो भारत सरकार ने यह पैनल गठित किया है, इसके अगेंस्ट में इसने कहा, किसने कहा, एनसीडीसी ने कहा कि भाई भारत सरकार जो है एक लिंगर ऑन पॉलिसी को अपना रही है, भारत इस मामले को लंबा खींचना चाहती है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा दोस्तों क्योंकि भारत सरकार ने इस आयोग से कहा है, केजी बालाकृष्णन जी के अध्यक्षता में गठित आयोग से भारत सरकार ने कहा है कि 2 वर्षों के अंतर्गत आप ये सारी बातों पे जो भी अध्ययन है, जो भी चर्चा है वो कर करके हमें बताइए। 2 वर्ष का समय दिया है ना। तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पर इस आयोग ने भारत सरकार पर आरोप लगाया है, भारत सरकार के कदम की आलोचना की है कि भाई ये तो अजीब बात है, 2 साल तक वो डिस्कशन नहीं करते रहेंगे, है ना। तो हम जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, हम जो अनुसूचित जाति में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, ये तो शायद होने से ही रहा है कि नहीं। यहां तक आरोप लगाया गया है कि भाई जब बौद्ध धर्म और सिख धर्म को इसमें शामिल किया गया था, माने बौद्ध धर्म और सिख धर्म के जो दलित हैं उनको जब अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया था तो उस समय तो कोई ऐसा आयोग गठित नहीं किया गया था। तो अभी क्यों ऐसा किया जा रहा है? एक तर्क ये भी दिया जा रहा है। इसके अलावा एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि रंगनाथ मिश्रा समिति, है ना, रंगनाथ मिश्रा
समिति नहीं, मिश्रा आयोग, रंगनाथ मिश्रा आयोग ने भी जो अन्य धर्मों के दलित हैं उनको भी अनुसूचित जाति का दर्जा देने की बात करता है। यह आयोग भी रिकमेंड करता है और इस आयोग ने वर्ष 2009 में ही अपनी सिफारिशें भारत सरकार को पेश की थी। ठीक है ना। यह जो है धर्म और भाषाई अल्पसंख्यक से संबंधित यह आयोग गठित किया गया था और इस आयोग ने भी रिकमेंड किया था कि जो भी हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म के अलावा भी जो अन्य धर्म में दलित हैं उनको भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है ना। और इस आयोग ने कहा था कि जो 10% मुस्लिम हैं उनको भी आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए और 5% जो अन्य अल्पसंख्यक हैं उनको भी आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। ठीक है ना। अन्य अल्पसंख्यक जो मुस्लिम वर्ग से अलग हैं उन्हें भी आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। इस तरीके की सिफारिश रंगनाथ मिश्रा आयोग ने की थी। ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो भारत सरकार ने कदम उठाया है कि भाई अब आयोग इस पर डिस्कशन करेगा, तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि यह जो स्थिति है यह स्थिति कब जाकर करके समाप्त होगी, है ना। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि भारत सरकार का यह तर्क है इस पूरे मामले में कि यह जो मुद्दा है यह मुद्दा अपने आप में सामाजिक मुद्दा है, साथ ही संवैधानिक मुद्दा है और साथ ही संवेदनशील मुद्दा है ना। हम यूं ही अचानक से कोई ऐसा स्टेप, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे बाद में जो है एक ऊहापोह की स्थिति बन जाए, एक तनाव की स्थिति बन जाए। क्योंकि भारत सरकार का यह भी कहना है कि कुछ ऐसे भी पक्ष हैं जो कि पहले से ही अनुसूचित जाति में शामिल हैं, तो उन्होंने भी अपना तर्क दिया है ना। जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म में जो भी लोग अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल हैं, दलित, तो उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि उनको लगता है कि यदि हमारे धर्म से इतर के धर्म के लोगों को भी यदि अनुसूचित जाति का दर्जा मिलेगा तो इससे हमें नुकसान हो सकता है ना। तो यहाँ पर दूसरी तरफ जो वर्तमान में शेड्यूल कास्ट में शामिल लोग हैं, इनके प्रतिनिधियों द्वारा भी यहाँ पर विरोध की स्थिति देखी जा रही है। इनका कहना है कि भाई ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सारे जो कैलकुलेशंस हैं, ये सारी कैलकुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए जो आयोग गठित किया गया है, इस आयोग को काम करना होगा, है ना। और उस हिसाब से इन सभी समीकरणों को मद्देनजर रखते हुए ही उसे सरकार को कोई सिफारिश देनी चाहिए और उस सिफारिश के हिसाब से सरकार को काम करना चाहिए। ठीक है ना। तो फिर आज की चर्चा में हमने ये समझने की कोशिश की कि इस आयोग के माध्यम से जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी रिकमेंडेशंस होंगे, उसके हिसाब से भारत सरकार काम करेगी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर मन में उठता है कि आखिर जो एक आवाज़ उठाई जा रही है, जो एक डिमांड की जा रही है दलित वर्ग के द्वारा, जो भी धर्म परिवर्तित दलित हैं उनके द्वारा जो ये डिमांड है कि हमें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए, वे आखिर क्यों ये डिमांड कर रहे हैं, है ना। क्यों वे ईसाई धर्म में, मुस्लिम धर्म में या फिर जैन धर्म में यदि चले गए हैं तो उनको क्या वहाँ पर एक सही तरीके से नहीं देखा जा रहा है, उनके साथ वहाँ भी क्या भेदभाव की स्थिति देखी जा रही है ना। ये एक सवाल उठता है। तो यहाँ पर उत्तर यह है कि पहले तो वो हिंदू धर्म में भेदभाव का शिकार थे ही। ठीक है। हिंदू धर्म में जो दलित थे वो तो भेदभाव का शिकार थे ही लंबे समय से। ओके। अब जबकि मुस्लिम धर्म में, है ना, मुस्लिम धर्म या फिर जैन या फिर ईसाई, इन धर्मों में भी जो दलित हैं, है ना, ये भी वंचित वर्ग के ही अंतर्गत अभी अपना जीवन जी रहे हैं, है ना। इन्हें भी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है ना। बात समझ में आ रही है ना। इन्हें भी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। तो ये अपने आप में एक ट्विस्ट वाली स्थिति देखी जा रही है कि पहले तो केवल एक धर्म में, चूंकि एक परंपरागत स्थिति थी, तो इस कंटेक्स्ट में तो यहाँ पर जो भी दलित थे उन्हें तो
अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया और उनके आधार पर उन्हें कुछ लाभ भी दिया गया। लेकिन इन धर्मों में भी जो दलित हैं उनको वर्तमान में भी वंचित स्थिति और भेदभाव की स्थिति झेलनी पड़ रही है। तो इनकी डिमांड भी एक तरीके से कह सकते हैं कि जायज हो सकती है कि इन्हें भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। बहरहाल यहाँ पर जो मूल बात है वो यही है कि जो आयोग अभी गठित किया गया है के जी बालाकृष्णन जी की अध्यक्षता में, इस आयोग के माध्यम से ही जो एक निष्कर्ष निकलेगा उसी के माध्यम से यह देखा जा सकेगा कि इन्हें जो अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, जो भी होगा ये तो बात की बात होगी, है ना। लेकिन जो वर्तमान स्थिति यही है और इसी के आधार पर इनके द्वारा डिमांड भी की जा रही है, इनके द्वारा मांग भी की जा रही है। ठीक है, आज की चर्चा के आधार पर जो सवाल यहाँ पर आप देख लीजिए, दूसरे धर्मों में परिवर्तित दलितों के आरक्षण का मुद्दा क्या है। इस संदर्भ में भारत सरकार की गतिविधियों की चर्चा कीजिए। ठीक है, जो आरक्षण का मुद्दा है यहाँ पर आपको समझाना होगा कि दूसरे धर्मों में परिवर्तित दलित का मतलब क्या हुआ, ये आपको बताना होगा। साथ ही जो संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 है, इसमें किन किन धर्म के दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है ये बताइए। और साथ ही आप ये भी बताइए कि भाई अन्य जो धर्म हैं उन धर्मों में जो दलित हैं वो आखिर क्यों डिमांड कर रहे हैं, तो इसके आधार पर आप बता सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी बताना होगा कि भारत सरकार ने इस संदर्भ में क्या कुछ गतिविधियां अपनाई हैं, जैसे कि रंगनाथ मिश्रा आयोग के बारे में आप बता सकते हैं। और उसके बाद वर्तमान में जो आयोग का गठन किया गया है इसके बारे में बता सकते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में आप बता सकते हैं। तो आज के मुद्दे की बात कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण चर्चा के साथ, किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।